हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासों में जो है हमने पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ पॉलीमर, टाइप्स ऑफ पॉलीमर या क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, और इसके 4 टाइप हम कर चुके हैं। अगला जो टाइप है, 5th टाइप है, वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंडेंसेशन। ऑन द बेसिस ऑफ कंडेंसेशन, संघनन के आधार पे, इसके आधार पे संघनन या बहुलीकरण, संघनन या बहुलकन के आधार पर, संघनन या बहुलकन के आधार पे, और यहाँ पे हम पॉलीमराइजेशन भी कह सकते हैं इसके, पॉलीमराइजेशन। ओके, तो आगे हम देखते हैं कि होता क्या है। It is also 2 types. First is addition polymer. First is addition polymer. Addition polymer means योगात्मक, योगात्मक बहुलक। और सेकंड इज कंडेंसेशन, कंडेंसेशन या संघनन बहुलक, संघनन बहुलक। ओके, इनके अंदर देखते हैं हम होता क्या है एक्चुअली। एडिशन पॉलीमर हो, ये तो कन्फर्म है कि चाहे एडिशन पॉलीमर हो चाहे कंडेंसेशन पॉलीमर हो, चाहे योगात्मक हो चाहे संघनन बहुलक हो, इनको बनाने में जो यूज होगा वो तो एकलक यूज होंगे, मोनोमर यूनिट्स यूज होगी। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि मोनोमर यूनिट्स क्या है, यानी एकलक। तो इसमें जो एकलक यूज होता है, इसमें जो एकलक यूज होगा वो क्या होगा, द्विबंध या त्रिबंध, द्विबंध या त्रिबंध युक्त या त्रिबंध वाली असंतृप्त इकाइयां होगी। द्विबंध या त्रिबंध वाली क्या होगी, असंतृप्त इकाइयां होगी। मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड अनसेचुरेटेड यूनिट। और इसके अंदर जो एकलक यूज होगा वो पता है क्या होगा, 2 या 3 क्रियात्मक, 2 या 3 क्रियात्मक समूह वाली इकाई। टू और 3 फंक्शनल ग्रुप, 2 और 3 फंक्शनल ग्रुप यूनिट, यानी ऐसे एकलक यूज होंगे इसमें जिसके अंदर जो आपका मोनोमर यूनिट है उसके अंदर या तो 2 फंक्शनल ग्रुप होंगे या फिर 3 फंक्शनल ग्रुप होंगे। ठीक है, होगा क्या, प्रोसेस क्या होगा, इसमें क्या होगा, 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक एकलक इकाई जुड़कर बड़ा अणु बनाती है। क्या बनाती है, बड़ा अणु बनाती है। ओके, और एक खास बात और होगी, इसमें सभी एकलक एक जैसे, सभी एकलक एक जैसे, ऑल मोनोमर्स यूनिट आर सेम, ऑल मोनोमर यूनिट्स आर सेम। और इसमें
दो या अधिक प्रकार के एकलक होंगे, अधिक प्रकार के एकलक होंगे। सारे के सारे एकलक क्या होंगे इसमें, एक जैसे होंगे। ऑल मोनोमर यूनिट्स आर सेम। और इसमें क्या होगी, कम से कम 2 टाइप की एकलक इकाइयां होगी, उससे ज्यादा कितने भी हो सकती है, 3 टाइप की, 4 टाइप की। तो ये 3 बातें याद रखनी है आपको। बड़ा अणु बना दिया, 2 and more monomer units joined with each together and formed a large molecule। ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 या अधिक प्रकार की एकलक इकाइयां पुनरावर्त संघनन से बनता है। पुनरावर्त संघनन का अर्थ है रिपीट एंड रिपीट, मीन्स ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी। मान लो 2 टाइप के एकलक हैं, तो पहले ए फिर बी के बाद फिर ए जुड़ेगा, फिर बी जुड़ेगा, फिर ए जुड़ेगा, फिर बी। इसकी रिपीटिंग प्रोसेस होगी इसकी, तो इसको हम बोलते हैं पुनरावर्त संघनन। इसमें छोटा अणु बाहर नहीं निकलता, छोटा अणु बाहर नहीं निकलता, छोटा अणु बाहर नहीं निकलता है। जैसे H2O, ROH एटसेट्रा। जब रिएक्शन होती है ना, पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है, तो फॉर्मेशन के दौरान H2O वगैरह छोटे अणु बाहर निकलते हैं इसके अंदर, और इसमें नहीं निकलते, इसमें छोटे अणु नहीं निकलते। H2O वगैरह ROH इसमें नहीं निकलते, उसमें निकलते हैं। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे नायलॉन 66 होता है, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन प्लस एडीपी कमर, प्लस एडीपी कमर, और बन जाएगा नायलॉन 66। क्या बन जाएगा? और इधर आप एग्जांपल ले सकते हो एथीन वाला, एथीन एन अणु लिए इसके, और बन गया पॉलीएथीन। क्या बन गया अभी? पॉली। तो यहाँ पे सारी चीजें 1 बाय 1 क्लियर करेंगे अपन। देखो हो गया क्या एक्चुअली हेक्सा। इसके नाम में इनको रटना नहीं है, फॉर्मूलाज को, सब कुछ इसके नाम के अंदर ही छुपा हुआ है, बस थोड़ा सा माइंड यूज करके अपने को चेक कर रहे हैं इनको। यहाँ पे एक शब्द है हेक्सा, हेक्सा का अर्थ हो गया 6, फिर है मैथिलीन, मैथिलीन का अर्थ हो गया CH2, फिर डाई, डाई का मीन क्या हो गया 2, और फिर एमीन, एमीन मीन्स NH2 ग्रुप। कौन सा ग्रुप? NH2 ग्रुप। हेक्सा मीन्स 6, मैथिलीन मीन्स CH2, डाई मीन्स 2, एमीन मीन्स NH2। ओके, तो इसका फॉर्मूला अगर लिखेंगे तो 6 CH2 हो गए, तो CH2 की होल 4, CH2 और CH2, तो देखो 4 5 और 1 4 5 एंड 6, और 2 ग्रुप NH2 के, तो 1 NH2 इस साइड में और 1 NH2 इस साइड में, प्लस एडीपी एसिड। एडीपी एसिड का फॉर्मूला होता है, इसका नाम होता है हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड, ये होता है। हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। अब देखो मैंने बता, और क्या बन जाएगा इससे? नायलॉन 66 बन जाएगा। अब एक सेकंड देखो इसको भाई आप लोग, एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे लिखा था 2 या 3 क्रियात्मक संघ वाली एकलक इकाई यूज होगी। तो देखो ये एकलक यूज हुआ, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है? 1 और 1 2 क्रियात्मक संघ हो गए। ये वाला लिया एकलक, तो COOH और COOH कितने फंक्शनल ग्रुप हो गए? 2। तो इसके अंदर कंपलसरी है कि कम से कम 2 फंक्शन। और इसमें देखो एथीन लिया, एथीन क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कितना एक डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता इसके अंदर? तो इसमें
डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं, और इसमें तो कोई छोटा अणु इसमें बाहर नहीं निकलता है। ओके, अब इसमें होगा क्या, पहले हेक्सामेथिलीन डाइएमीन पुनरावृत संघनन होगा, इसका रिपीटिंग प्रोसेस होगा। हेक्सामेथिलीन डाइएमीन काम में आएगा, फिर एडीपी का मत, फिर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, फिर एडीपी एसिड, फिर हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, फिर एडीपी एसिड। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। इसकी रिएक्शन कहां से क्या निकलेगा हम देख लेते हैं आगे। तो अगर आपसे पॉलीमर्स का टाइप पूछा जाए तो जिस पॉलीमर के अंदर सारे के सारे मोनोमर एक जैसे होंगे वो क्या कहलाएगा, एडिशन, और इसमें अलग अलग टाइप के होंगे वो क्या कहलाएगा आपका, वो आपका कहलाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर। ओके, ये सारी चीजें होंगी, ये आपके दो टाइप हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता हमारा वो आता आणविक बलों के आधार। किसके आधार पे आता भाई, आणविक बलों के आधार पे आता है। ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्स, मोलिकुलर फोर्स, आणविक बलों के आधार पे, इसके आधार पे, आणविक बलों के आधार पर it is also two type, it is also two types। पहला जो टाइप करेंगे वो कराएंगे इलास्टिक पॉलीमर, इलास्टिक पॉलीमर या प्रत्यास्थ बहुलक। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल सब जानते हो, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हो जाएगा रबर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो जाएगा, रबर हो जाएगा। रबर में क्या फीचर होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है रबर की, पता है सबको कि आप इलास्टिक जो होता है, रबर जो होता है उसको आप स्ट्रेच कर सकते हो। क्या कर सकते हो, स्ट्रेच। अनलिमिटेड या लिमिटेड, तो हम रबर को स्ट्रेच कर सकते हैं लिमिटेड एरिया के अंदर। यह नहीं है कि खींचते रहे स्ट्रेच करते रहे, नहीं टूट जाएगा उसके बाद। तो रबर के अंदर क्या फीचर होता है कि उसे हम एक फिक्स लाइन तक या फिक्स जो नियत सीमा है उस तक हम उसको खींच के लंबा कर सकते हैं, और जैसे ही फोर्स हटाएंगे, जो फोर्स हमने खींचने के लिए लगाया, जैसे उस फोर्स को हटाया तो वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है क्या, तो ऐसा जो फीचर होता है उसको हम कहते हैं प्रत्यास्थ, इलास्टिक पावर। क्या बोलते हैं इसको, इलास्टिक पावर, जो रबर के अंदर होती है। तो अगर डेफिनेशन देना चाहे तो क्या देंगे, वह पॉलीमर जिसे भारी बल लगाकर एक निश्चित सीमा तक खींच के क्या कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, और जैसे बल हटाएंगे तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। उसको हम क्या बोलेंगे, प्रत्यास्थ बहुलक कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, द पॉलीमर विच इज स्ट्रेच्ड टू ए फिक्स एरिया एंड व्हेन वी रिमूव फोर्स, it is approach its original position, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में पुनः आ जाता है। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्या है कि हम खींचना चाहें तो स्ट्रेच करना चाहे तो हम स्ट्रेच कर सकते हैं, खींच सकते हैं उसके एक निश्चित सीमा तक, और जब छोड़े तो पुनः अपनी, ऐसा क्या सिस्टम। तो इसके अंदर इसके लिए दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक तो वीक वंडर वॉल बॉन्ड, एक निश्चित सीमा तक स्ट्रेच कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच, खींचा जा सकता है इसको। तो क्या होगा, ड्यू टू वीक वंडरवॉल बॉन्ड, दुर्बल वांडरवाल बंद जो होते हैं, वांडरवाल बंद जो होते हैं, उनकी वजह से तो इन्हें एक सीमा तक खींचा जा सकता है।
और पुनः प्रारंभिक स्थिति में आते हैं, पुनः प्रारंभिक स्थिति में आते हैं। तो ड्यू टू सम क्रॉस लिंक बॉन्ड, क्रॉस लिंक बॉन्ड, कुछ तिर्यक बंधों के कारण, कुछ तिर्यक बंधों के कारण। ठीक है भाई, इलास्टिक पॉलीमर में बस आपको ये दो ही बातें याद रखनी है। इलास्टिसिटी होती क्या है, तो माइंड में जैसे इलास्टिसिटी वर्ड आए माइंड में तुरंत लेके और रबर। अब रबर में क्या फीचर होता है भाई, रबर में फीचर ये होता है कि उसे हम खींच सकते हैं एक लिमिटेड एरिया के अंदर, और जैसे फोर्स हटाएंगे, बल हटाएंगे, तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा वो। ठीक है क्या, इस फैक्टर को, इस फीचर को क्या कहते हैं, प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी कहते हैं इसको। ये पाई क्यों जाती है, इन दो चीजों के कारण पाई जाती है। एक निश्चित सीमा तक तो खींच सकते हो आप, इसको स्ट्रेच कर सकते हो, तो किसकी वजह से, ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स बॉन्ड, यानी दुर्बल, यानी इसकी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ वीक वैन डर वाल्स बॉन्ड होते हैं, इसलिए तो हम इसे खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। साथ में इसकी स्ट्रक्चर में कुछ क्रॉस लिंक बॉन्ड भी होते हैं, तिर्यक बंध भी होते हैं, जिनकी वजह से छोड़ते पुनः पहले वाली स्थिति में आ जाएगा। और ये जो इलास्टिसिटी है ना, ये घटाई और बढ़ाई जा सकती है। इलास्टिसिटी है, इसको इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर, मेनली जो है इलास्टिसिटी को बढ़ाया जाता है, डिक्रीज नहीं किया जाता है। फिर भी इंक्रीज और डिक्रीज किया जाता है। तो इंक्रीज कैसे करते हैं इलास्टिसिटी को, हीट विद सल्फर, रबर हीट विद सल्फर, सल्फर के साथ गर्म करेंगे तो इसकी इलास्टिसिटी जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। एग्जांपल्स की बात करें तो ब्यूना एस रबर, ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन रबर, ठीक है, ये कई सारे रबर्स के टाइप होते हैं। और लास्ट आता है भाई, तो तीन ही चीजें याद रखनी है भाई, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर फोर्स, यानी आणविक बलों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। पहला है इलास्टिक पॉलीमर या प्रत्यास्थ पॉलीमर। अच्छा एग्जांपल किसका है, रबर का, यानी एक फिक्स रेंज में इसे खींचा जा सकता है, स्ट्रेच किया जा सकता है, और जैसे फोर्स हटाओगे तो जो है पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था के अंदर आ जाता है, प्राइमरी सिचुएशन में पहुंच जाता है। ऐसा क्यों होता है, इन दो चीजों के कारण होता है, इन दो फोर्सेज की वजह से होता है। पहला तो इसमें वीक वैन डर वाल्स बॉन्ड होते हैं, इसलिए तो स्ट्रेच किया जा सकता है, और साथ में क्रॉस लिंक बॉन्ड होते हैं, इसलिए छोड़ते प्राइमरी पोजीशन में पहुंच जाता है। और ये इलास्टिसिटी जो है इसको इंक्रीज भी किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं, सल्फर के साथ हीट करके। ओके, एग्जांपल्स हैं ब्यूना एस रबर, ब्यूना एन रबर एटसेट्रा। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर रेसे, क्या आता भाई, नेक्स्ट इसके अंदर आता है रेसे। नेक्स्ट इसके अंदर क्या था भाई, रेसे या फाइबर। नेक्स्ट इसके अंदर क्या था भाई, रेसे या फाइबर आता है। तो रेसे या फाइबर के अंदर होता क्या एक्चुअली, रेसे या फाइबर जो होता है इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, तो इसके अंदर बॉन्ड होते हैं, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड और द्विध्रुव, इसकी वजह से होता है। तो लिखो, इन पॉलीमर में प्रबल यानी कि स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड एंड डाइपोल डाइपोल एंड डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स, डाइपोल डाइपोल एक्शन, यानी कि ये तो हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव है, आकर्षण बल, आकर्षण बल। वैसे क्या होता है भाई, इनके अंदर क्या होता है, इन पॉलीमर्स में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है, जिसकी वजह से रेसे बनते हैं।
और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है दो प्रकार की होती है, एक तो क्रिस्टलीय, कैसे होती है, क्रिस्टेलाइन, क्रिस्टेलाइन कैसे होते हैं, क्रिस्टेलाइन होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं। तो क्रिस्टलीय होते क्यों है, तो क्रिस्टलीय होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। जो प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उस प्रबल हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से जो है ये रेसे जो है आपके क्रिस्टलाइन नेचर के होते हैं। फाइबर इज क्रिस्टलाइन इन नेचर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी क्लासिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद अब फैक्टर तो अपने को पता चलेगी। अब आगे जो आता है कुछ ऐसे पॉलीमर्स लेते हैं जो हमारे डेली यूज में काम आते हैं या फिर फैक्ट्री जो होती है अपनी उनके अंदर यूज किए जाते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इजीली सबसे पहले जो बेसिक पे अपने यूज होती है एक चीज सुना होगा तुमने, आप पॉलीथीन बोलते हो, जबकि उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या, पॉलीएथीन है। क्या है, पॉलीएथीन है। अब तक चल रहा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर चल रहा था। आगे आता है सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर, सम इंपॉर्टेंट पॉलीमर आता है कुछ। सबसे पहले हम लेते हैं पॉलीएथीन। सबसे पहला क्या लेते हैं, पॉलीएथीन। हिंदी में भी लिख सकते हो इसको, पॉलीएथीन। पॉलीएथीन देखो इस तरीके के एक अलग आते हैं ना। फिर एक चीज आती है, देखो थोड़ी देर पहले हमने एक चीज पढ़ा था, एक तो योगात्मक बहुलक पढ़ा था और एक पढ़ा था संघनन बहुलक पढ़ा था। अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा तो योगात्मक बहुलक है और कौन सा संघनन बहुलक है, कौन सा तो योगात्मक बहुलक है और कौन सा संघनन बहुलक है। और एक चीज और भी पढ़ी थी हमने, समबहुलक और विषम बहुलक। तो कौन सा तो समबहुलक है, कौन सा विषम बहुलक है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो एक चीज करते हैं अपन, देखो इसका एकलक पता करना। सबसे पहले तो क्या पता करना है, एकलक पता करना है। तो एकलक का पता हम कैसे करेंगे, देखो एकलक का पता हम कैसे करेंगे। तो एकलक का पता करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इस तरीके के अगर कोई पॉलीमर आते हैं, बहुलक आते हैं जिसके नाम